दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 की हम जो लड़ाई कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ गए, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ों को स्वीकार किया कि 68वें बीपीएससी से ही पेपर आउट हुआ और इसको पकड़ा गया है, और अभी तक आगे क्या कार्रवाई का रुख दिख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि बीपीएससी के आड़ में बहुत सारे लोग चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, दिशाओं को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को सही न्यूज नहीं दे रहे हैं। हमारे ही एक मित्र साथी हैं जो बीपीएससी के बारे में मैंने कुछ दिन पहले उनकी तारीफ भी किया था कि हमारे साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने उन्हीं के चैनलों पे जब मैंने ये देखा कि किसी विशेष पार्टी को आगे ले आने के लिए किसी पार्टी को बुरा बना देना अपने आप में कितना बड़ा गुनाह है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई केवल शिक्षकों की है। हमारी लड़ाई उन शिक्षकों के लिए है जिनके घर रोटी कपड़ा सही तरीके से नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी सही से खाने को, सही से शिक्षा ग्रहण करने को नहीं मिल रहा। उसकी लड़ाई है। ये नहीं कि हमें किसी नेता की लड़ाई है, ये नहीं है कि हमें किसी पार्टी और किसी नेता का हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए तो अपने शिक्षकों को और अपने शिक्षकों के लिए लड़ना है। अभी हमारे भाई ने वीडियो दिखाते हुए दिखाया कि तेज प्रताप यादव, जो कि बीपीएससी की भर्ती की तारीफें अपने आप बटोर रहे हैं, वाकई में अपराध है। मैं मानता हूं वो अपराध है, लेकिन किसी की तारीफ भी तो न करिए। और आपको वोट का जरिया नहीं बनना है, अपराध को दिखाना है। अगर नीतीश सर ने अपराध किया है, उनके अधिकारियों ने अपराध किया है, शिक्षा मंत्री ने अपराध किया है, तेज प्रताप यादव जी आज उसको कहें कि नहीं हमारी सरकार ने भर्ती कराया है, तो यानी अपराध उनके द्वारा भी किया गया, सबके द्वारा अपराध किया गया। ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सबसे बड़े अपराधी वही है। क्यों है जानना जानते क्यों जरूरी है? क्योंकि इन लोगों ने हम शिक्षकों को धोखा इस बात से दिया कि हम सरकार में आते ही इस पे सीबीआई जांच बैठ पाएंगे। अभी तक इनका मुंह बंद है और सीबीआई जांच की बात नहीं कर रही। कितनी लड़ाई के बाद ईओयू आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच बैठाया गया और जांच प्रारंभ किया गया। हमारे मेहनतों का, हमने जो मेहनत किया उसका कोई गलत रास्ता बना दे, कोर्ट का जरिया बना दे, ये मेरे को पसंद नहीं है। हमने एक आज 6 महीने 7 महीने के दिन हो गया एक पॉइंट पर लड़ा। दूसरा चीज, एक भाई ने मैसेज किया है कि क्या 6 महीने से तनख्वाह हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अब कोई हमसे नौकरी से निकाल सकता है? हाँ, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाता था? नियम जान जाइए। आपको शायद शिक्षक बन गए हो, वही ना मैंने कहा, नकल मार के शिक्षक बन गए हो तो तुम्हें नियम की जानकारी भी नहीं। तुम्हारा जब तक 2 साल प्रोबेशन पीरियड नहीं पूरा हो जाता है तब तक तुमको नौकरी से निकाला जा सकता है। और अपराधी चाहे वो नौकरी के अंतिम समय में क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अपराध साबित हो जाता है तो भी उसको नौकरी से निकाला जा सकता है और उससे पूरा हर्जाना भरवाया भी जा सकता है, क्योंकि वो अपराधी है, अपराध के तहत भर्ती हो गया। और एक ऐसे केसेज नहीं है, जाइए गृह मंत्रालय में, वहां से फाइलें उठवा के देख लीजिए या आरटीआई डाल के मान के देख लीजिए, हजारों लोगों को निकाला जा चुका है नौकरी से। आप लोग मजाक समझ रहे हैं सरकारी नौकरी को? जितना कठिन है पाना उतना ही आसानी है इसमें। अगर गलत तरीके से भर्ती हो जाओगे तो निकालना भी उतना ही आसान हो जाता है। तो अपराधी बचेंगे नहीं। और जो हमारे शिक्षक संघ के नेता हैं, आते हैं हमारे साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलने की बात भी करते हैं, हमें उन पे विश्वास भी होता है। बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, कुछ देर बाद साथ वो क्यों आते हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अब बोलने के बाद आखिर शांत होने का कारण क्या है, ये भी एक समझ पाना हम लोग के लिए मुश्किल है। लेकिन आप लोग
बताइए, जो चीजें मैंने आवाज उठाई, जो सरकार से मांगे की, जो आर्थिक अपराध इकाई से मांग किया, जो आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र होने की पूरी मुहिम मैंने लड़ी, क्या मैं कहीं रुका? क्या मैं कहीं चुप हुआ? कई मेरे प्रति भी बाधाएं आई होगी, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन संघर्ष हमारी सच्चाई की है, संघर्ष हर एक युवा की है। आज अगर हम दब के बैठ जाएंगे, आज अगर भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बान नहीं हुए होते, चंद्रशेखर जी हमारे देश के लिए कुर्बानी नहीं दिए होते, ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानी अगर कुर्बानी नहीं दिए होते, तो हमारे देश में सेनाओं का राज नहीं होता। आज वीरता पैदा होती है किसी के शरीर में, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते हमारे शरीर में ताकत और ऊर्जा की भंडार प्रकट हो जाता है। उस देश के एक मैं छोटा बालक हूं और अपने देश की सच्चाई, युवाओं की सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि डरने का जरूरत नहीं है, समय आ गया है और निर्णय भी जल्द आएगा। आप लोग से मैं कहा हूं ना, हम पटना हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन पटना हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, शिक्षकों को प्रति आएगा, विश्वास है हमें 100% कि 101% विश्वास है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बाद शिक्षकों के हक में ही फैसला आएगा। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि बांटा जा सकता। हाँ, कुछ चीजें हैं चुनाव को देखते हुए जिसका डेट बढ़ाया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, कि ताकि चुनाव कैसे भी निकल जाए, ये चुनाव का मुद्दा न बन सके, टीचर हमारे खिलाफ जाके वोट ना दें। लेकिन समय गवाह है कि आने वाले समय में किसको वोट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा और युवा किसको देंगे। शिक्षक पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, बहुत कम किसी ने अगर कोर्स कंप्लीट किया होगा तो बीएड किया होगा, उसके बाद शिक्षक की योग्यता पूरा किया होगा, बीपीएड का कोर्स कंप्लीट किया होगा, उसके बाद ही जाके शिक्षक की योग्यता के स्थान पे वो बैठा होगा। सीटेट, एस्टेट जैसे कई पेपरों को उसने पास किया होगा, तो वो बुद्धिमान है, उसको पता है कि हमें वोट कहां देना है। अब समाज को पता है कि बढ़ावे चढ़ावे को वोट किसी को नहीं देना, शिक्षा मंत्री किसी और का, शिक्षा अधिकारी किसी और का। ये क्या खेल है, इसका महत्व तो समझना पड़ेगा, आप लोग को जानना पड़ेगा। ये जब तक जनता को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं जानता। 2019 के बाद 2024 में आरपीएफ की भर्ती आई, और भी एक नाम मात्र की भर्ती आई है। भारत की इतनी बड़ी आबादी के बीच 4000, 5000, 6000 भर्तियां कितनी होती हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। एक गांव में कितनी बड़ी युवाओं की जनसंख्या है, उससे अनुमान लगा के भारतवर्ष में युवाओं की संख्या कितनी है, उसका अनुमान लगा लीजिए। भारत में युवाओं के साथ एक खिलवाड़ हो गया। मैं जानता हूं जब तक संवैधानिक अधिकार पूर्णतः चेंजिंग ना हो, उसमें अधिकार हम लोग को प्राप्त ना हो, तब तक ऐसे करतूते होते रहेंगे। मेरा मानना है राज्यसभा और लोकसभा के बिल पास होने के बाद उसका प्रचार हमारे भारतीय समाज में होना चाहिए। उसके बाद भारतीय समाज द्वारा अगर उस कानून के लिए सही वोट दिया जाता है तब उस कानून को लागू किया जाए। अगर भारतीय समाज द्वारा उस रूल को मना कर दिया जाए तो लागू नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति स्वतंत्र होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, राज्य के राज्यपाल का चुनाव स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, जो कि जनता के बीच से चुना जाना चाहिए। वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। भारत के संवैधानिक पदों पर बैठ के कार्य किया होना चाहिए, जो कि चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो या कोई नेतृत्व किया हो या कोई विज्ञान, डॉक्टरी लाइन, फिजिकली लाइन, शिक्षा लाइन में उसने अपने आप को समर्थता प्राप्त किया हो, वो इन सब क्षेत्रों में चुनाव के लिए उठ सकता है और उसको चुनने का कार्य जनता का होना चाहिए। जब हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वतंत्र होंगे और उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, तब जाके हमारे भारतवर्ष में किसी भी
संवैधानिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। तब जाके सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज मैं देखता हूं कि बड़े बड़े चैनलों पे पत्रकार किसी क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, किसी विधानसभा को पकड़ लेते हैं और 2 से 5 पार्टियों के मेंबरों को बैठा के आपस में तालमेल कराते हैं, जनता से वार्तालाप कराते हैं, जनता से पूछताछ चलती है। क्यों नहीं उसके जगह विपक्ष और उस क्षेत्र के सांसद को बैठाए, ताकि सांसद ने क्या किया उस क्षेत्र में वो सांसद बताए और जनता उससे क्वेश्चन कर सके। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबको पता है कि संवैधानिक अधिकार बहुत आगे हो जाएगा, जनता को लोकतंत्र का पूर्णतः अधिकार मिल जाएगा और लोकतंत्र उसी को माना जाएगा जब जनता को पूर्णतः अधिकार मिलेगा। शिक्षक का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब हम शिक्षक एक साथ होकर एक मजबूती के साथ लड़ेंगे, बिहार में जैसे अभी तक हम लड़ते आए। और हमें विश्वास है कि हमारी जीत होगी। और भाई, आप जो मैसेज किए थे कि भर्ती रद्द नहीं होगी, आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, ये गलत फहमी में आप मत रहिए। नहीं तो आरटीआई डाल के मान के देख लीजिए कितने लोगों को निकाला जा चुका है नौकरी से, और आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे हम नहीं वीडियो बना देते, ऐसे हम लोग बात नहीं कर देते। संवैधानिक वर्डों को पढ़ने के बाद कोई बात को रखते, कई सारी प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद, कई सारे चीज जो नौकरी से निकाले जा चुके उनके बारे में पढ़ने के बाद रखते हैं। मैंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कई गरीब लोगों को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का कार्य किया। कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनको खाने का भी पैसा नहीं था, उनको मैंने अपने जेब से पैसे लगा के खिलाया। मैंने कितनी बार अपने चैनल के माध्यम से भी आग्रह किया, कई कंपनियों से अनुरोध किया कि भाई मेरा कुछ पैसे से सपोर्ट करोगे ताकि मैं अपने गरीबों को सपोर्ट कर दूं। या तो स्वयं आपको लगता है कि नहीं मैं पैसा ले सकता हूं या कुछ कर सकता हूं, तो आप उस पैसे को, मैं बच्चा बताऊंगा, उसके खाते में ट्रांसफर कर उसको उसके ऊपर दिए हुए खर्चों को देख लीजिए। नहीं तो पैसा मत दीजिए, उसका जो खर्चा है वो उसको दे दीजिए, ताकि एक गरीब का बच्चा भी अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके, अच्छा योग्य शिक्षक बन सके। लड़ाई मेरी जारी रहेगी और मेरे को विश्वास है कि आप लोग के माध्यम से आज नहीं तो कल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भी साथ आएंगी और इन गरीब युवाओं का सपोर्ट करेंगे, जिनके लिए मैं अपने बचाए हुए पैसे से सपोर्ट करके आज बहुत सारे खिलाड़ियों को बनाया। और समय आने पे उन खिलाड़ियों को आपको बहुत जल्द सामने लाऊंगा। यदि आप मैसेज करेंगे कि उन खिलाड़ियों को भी पेश किया जाए, उनके मेडल को भी पेश किया जाए, तो जरूर पेश होगा। और आपने ज़्यादातर मेरे फोटो पोस्टरों पे भी देखा होगा, जो मैं फोटो लगाता हूँ खिलाड़ियों का, वो वही खिलाड़ी है जो गरीब परिवार से उठे हुए हैं, बिहार के अलग अलग जिले से उठे हुए हैं। चुनना पड़ता है मेरे को जाकर, यहाँ तक कि जो हमारे बिहार से सटे हुए यूपी के राज्य हैं, वहाँ से भी मैं गरीब खिलाड़ियों को उठाता हूँ। मेरे को केवल और केवल हमारे शिक्षकों को अधिकार दे दीजिए, मेरे को नौकरी मत दीजिए, शिक्षक मत बनाइए, मेरे को सह लूँगा, लेकिन उस पिता को शिक्षक जरूर बनाइए जिसकी 3 बेटियां हैं और उसने बड़ी मेहनत से लास्ट पेपर दिया था। ऐसे शिक्षक जिनके माँ बाप बीमार हैं और वो देखने घर नहीं जा पाए, मेहनत करके पेपर दिए, उनको शिक्षक बनाए। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि योग्य शिक्षक को शिक्षक बनाइए। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए और नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराइए। जय हिंद, जय भारत।